जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 1 फरवरी को, मतलब चाहे 2020 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो, चाहे 2021 या 22 हो, हर साल 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट पेश किया जाता है। बजट एक्चुअल में इसे बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बोला जाता है, जिसे मतलब संविधान में इसी के नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हम अपने आम भाषा में इसे बजट कहा करते हैं। एक्चुअल में बजट नहीं होता है। बजट हर साल 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तारीख 2 फरवरी है, यानी कि कल बजट पेश हो चुका है। तो उसी के टॉपिक के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि इस 2022 वाले जो बजट में किसानों को क्या मिला, छात्रों को क्या मिला, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, कहां किसको क्या क्या मिला। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में, मतलब एक प्रकार से अगर कह लीजिए कि इतने बड़े बजट का शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब पूरे बजट को हम शॉर्ट में आप सभी को समझाने वाले हैं। पूरा बजट मुझे भी याद रहे ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए पूरे बजट को मैं लिख के लेकर आया हूं आप सभी के सामने। ये देखिए, अभी एक एक को मैं करके आपको जो है डिटेल में इसको समझा रहा हूं। मतलब इतना बड़ा बजट आप पढ़ेंगे तो लगभग 10-5 दिन लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बजट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 2017 से पहले जब बजट पेश होता था तब 2 भाग में पेश होता था। एक आम बजट होता था, एक रेलवे बजट होता था। रेलवे बजट को रेलवे मिनिस्टर जो है देते थे, और नॉर्मल जो बजट हुआ करता था उस समय का, उसे वित्त मंत्री ही दिया करते थे। 2017 के बाद से रेलवे बजट और आम बजट को मिक्स करके दिया गया, यानी कि अब आज के समय में रेलवे बजट और ये नॉर्मल मतलब मिक्स बजट आता है, और रेलवे का अलग से कोई बजट नहीं आता है। क्योंकि पुराने समय में रेलवे में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और बहुत ही खर्चा आ जाया करता था, इसलिए उसको अलग से सेपरेट कर दिया जाता था। नेक्स्ट बात यह है कि अगर बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की जानकारी अगर की जाए तो पहली महिला जो बजट पेश करने वाली थी वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन वो चूंकि एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने बजट पेश किया था, क्योंकि उनके पास उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का कार्यभार हुआ करता था, इसलिए उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री बजट पेश किया था। वहीं अगर बात किया जाए कि पहली महिला बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण जी ही हैं, जिन्होंने बजट पेश किया, जो एज ए वित्त मंत्री इन्होंने बजट पेश किया है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट से कि क्या चीज महंगी हुई और क्या क्या चीज सस्ती हुई। तो उसमें स्टील का स्क्रैप, यानी कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं, स्टील का जो स्क्रैप है मतलब कबाड़, उसको महंगा कर दिया गया है। अब उसे महंगा बिकेगा या महंगे उसकी खरीदारी होगी। वहीं 350 से ज्यादा में जो है टैक्स, 350 से ज्यादा चीजों का टैक्स जो है घटाया गया है इस बार। वहीं सोडियम साइनाइड इस बार जो है इसे महंगा किया गया है। सस्ता क्या होगा ये आप सभी समझिए। कुछ कृषि उत्पाद, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। फोन के चार्जर, मोबाइल और कैमरा के लेंस, ये सारी चीजें सस्ता होंगे। जो कैमरा लेंस आता नहीं था, एक आप जान लीजिए कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज अगर कैमरा में कहा जाए तो लेंस ही होती है। बिना लेंस के कैमरा बेकार होता है। अगर कैमरा में लेंस सबसे महंगा भी होता है। अगर लेंस सस्ता होगा तो कैमरा ऑटोमेटिक सस्ता होगा। कैमरा सस्ता होने से फोन भी सस्ता आएगा। अगर आगे की चीज की बात करें, फर्नीचर सस्ता होगा, फिटिंग से रिलेटेड चीजें सस्ती होंगी, पैकेजिंग से रिलेटेड चीजें सस्ती होंगी, लेदर और सस्ता होगा हमारे इंडिया में, गारमेंट सस्ता होगा, फुटवेयर सस्ता होगा, मेथेनॉल, ये सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। मतलब इन पर अगर टैक्सेस घटाया जाएगा, इन पे पीएलआई स्कीम के थ्रू इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएंगी। तो ये चीजें सस्ती होंगी आने वाले समय में, ये बजट में बताया गया है। नेक्स्ट बात है, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए जिससे हमारी गवर्नमेंट चलती है, इनकम टैक्स की अगर बात की जाए जिससे हमारी गवर्नमेंट जो है चलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इस बार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संचित निधि, जिससे लोकसभा जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा मांगती है कि हम आने वाले समय में इतना पैसा खर्च करेंगे, वही बजट होता है। तो वो पैसा आता कहाँ है? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से, जीएसटी से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से, ये सारी चीजें वही तो आती हैं, वो वही कलेक्शन होता है। और जब स्पीकर का उसमें मोहर लग जाता है, राष्ट्रपति मोहर लग जाता है, तब बजट पास माना जाता है। उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो जाती है खर्च करने के लिए।
तो इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर बात किया जाए हेल्थ सेक्टर की, कि हेल्थ सेक्टर में तो कोरोना के कारण मेंटल हेल्थ बहुत डैमेज हुई है, इसलिए मेंटल हेल्थ पर काम किया जाए। और मेंटल हेल्थ के लिए 2 मिशन भी चलाए गए हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम मिशन, मतलब अब हेल्थ को कंप्लीटली जो है डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। हेल्थ का एक एक डाटा जो है वो अब डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। जैसे अब आप अगर सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको डिजिटलाइज किया जाएगा, मतलब आपका ऑनलाइन पर्चा बनेगा, जो दवाइयां आपको मिलेंगी उसका ऑनलाइन, मतलब ये सारी चीजें कालाबाजारी वहां पे खत्म होगी कुल मिला के। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे जो मेंटल आदमी है वो 24/7 एक ऑफलाइन को नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, इनसे बात किया जाएगा और इनका इलाज वगैरह करने के लिए कि नेशनल मेंटल हेल्थ के लिए अलग से हर जिला अस्पताल में एक डॉक्टर बैठाया जाएगा। और अगला बात किया जाए सबसे इस समय की सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इससे रिलेटेड क्या काम हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 60 लाख नए जॉब क्रिएट करेंगे, 60 लाख नए जॉब इस बार क्रिएट करेंगे। वहीं 14 एरिया में पीएलआई स्कीम फिर से देंगे, मतलब जिसे पीएलआई स्कीम हमारे यहाँ ऑलरेडी चलती है, जैसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट हमेशा पीएलआई स्कीम देती रही, प्रोविडेंट लिंक्ड इंसेंटिव देती रही है। तो 14 और 14 एरियाज में और अब पीएलआई दिया जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बातें हैं। अगला बात किया जाए डिफेंस से रिलेटेड कि डिफेंस में क्या क्या हुआ। तो इस बार डिफेंस का जो बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 4.78 लाख करोड़ था। इस बार बजट डिफेंस का बजट जो है बढ़ाया गया है। 68% वोकल फॉर लोकल इस बार किया गया है, मतलब जो परचेजिंग है वो 68% होगी। जिसे डिफेंस एरिया में जो परचेजिंग होती है डिफेंस कैंटीन में, वो लोकल परचेजिंग करके वहां तक पहुंचाई जाएगी, जो विदेशी चीजें हैं वहां तक नहीं पहुंचाई जाएगी। इंपोर्ट की जगह आत्मनिर्भर, मतलब डिफेंस के जो वेपन्स हम लोग यूज करते थे, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे शिप्स वगैरह हों, चाहे हेलीकॉप्टर वगैरह हों, ये सारी चीजें अभी तक हम परचेज कर लेते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि परचेज उनका टेक्निक करेंगे, आप आइए यहीं बनाइए और हमें दीजिए। अब हम वो चीजें इंडिया में ही बनाएंगे। अब हम परचेज नहीं करेंगे और सप्लाई करेंगे, बना के सप्लाई करेंगे लेकिन परचेज नहीं करेंगे। ये डिफेंस एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका नंबर 1 पर, चीन 2 नंबर पर और भारत 3 नंबर पर, रूस चौथे नंबर पर है डिफेंस बजट में। जीएसटी एंड जीडीपी की अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम सबकी 9.2% आने वाले समय में देखी जाएगी। जीएसटी कलेक्शन पिछले साल यानी कि 2022 तक का जीएसटी कलेक्शन जो है 2021 से 22 का 1.40 लाख करोड़ रुपए है, जो कि काफी ठीक है। 80 लाख और एक बार इसमें जीडीपी में 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 80 लाख घर पीएम आवास योजना के थ्रू जो है इस बार बनाए जाने हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि इस समय बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उस पर 30% टैक्स सरकार ने लगाया है। टैक्स आप उन चीजों पर लगा सकते हैं जो चीज एथराइज्ड हो, इसलिए विपक्ष में इस पे बवाल भी चल रहा है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे लगा दिया। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो आप उससे पहले रिजर्व दीजिए, उसे रिजर्वेंस कीजिए कि हाँ अगर आपका कोई ये चीज नहीं ले रहा है क्रिप्टो तो हम लेंगे। क्रिप्टो पर 30% टैक्स इस प्रकार से लगा है कि जब आप क्रिप्टो परचेज करें उसके बाद में जब सेल करने के बाद जितना आपका प्रॉफिट होगा उसमें 30%, जैसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपए सरकार लेगी, ऐसा कुछ। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी लीगल टेंडर नहीं माना गया है क्रिप्टो करेंसी को। वहीं आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी लॉन्च करेगी। अब डिफेंस हो ही गया, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लिया जाए कि एजुकेशन सेक्टर वालों को क्या क्या मिला। नंबर 1, 200 प्लस चैनल्स में इस बार बनाए जाएंगे। जैसे अभी तक क्या होता था कि जो आपके टीवी चैनल होते थे, आप सर्च कर लीजिए कि अभी तक कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के लिए कक्षा 1 के लिए एक चैनल, कक्षा 2 के लिए एक चैनल, कक्षा 3 के लिए सभी क्लासेस के लिए एक चैनल हुआ करता था जो कि टीचिंग करवाता था आपके टीवी चैनल डीडी फ्री डिश पर। लेकिन अब क्या होगा, 200 प्लस चैनल एक क्लास के लिए होंगे, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए एक क्लास के लिए 200 प्लस चैनल बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे। ठीक है, ये अच्छा काम किया गया है ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में बिजनेस स्टडी के लिए यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कि लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं
कि चीजों का जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो लोग समझते नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है। और भी जैसा कि जनसंख्या को देखते हुए और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए बिजनेस की ओर देश को ले जाना एक अच्छी रणनीति है। इसलिए बिजनेस यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी में सोलर एनर्जी की स्थापना करवाई जाएगी। 1.0 लाख रुपए करोड़ इस पिछली बार शिक्षा क्षेत्र में खर्च किए गए थे। मतलब 1.04 लाख करोड़ रुपए पिछले बार शिक्षा में खर्च किए गए थे। बात किया जाएगा रेलवे की तो 100 प्लस कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, मतलब स्टेशन का। 400 नई वंदे भारत ट्रेन, मतलब 400 ट्रेन नई इंडिया में चलने वाली हैं जो कि वंदे भारत ट्रेन होंगी। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन डेवलप की जाएंगी, मतलब रेलवे लाइन का जाल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी नई। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम मुझे लगी। कैसे? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे हर एक स्टेशन की एक खास बात होगी, जो मतलब अब सभी स्टेशन नहीं था, बीच वाले स्टेशन नहीं, जहां पे एक्सप्रेस वगैरह रुके, जहां पे एक्सप्रेस जैसे कि गोंडा हुआ या फिर उसके आगे अयोध्या हुआ, लखनऊ हुआ, फिर दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, ऐसे मतलब बड़े स्टेशन की बात किया जाए, उनकी हर स्टेशन की एक खास प्रोडक्ट होगा। जैसे लखनऊ की रेवड़ी है, आगरा का पेठा है, ऐसे हर एक स्टेशन पर एक स्पेशल प्रोडक्ट होगा जो सिर्फ उसी स्टेशन पर अलाउ होगा सेल होने के लिए। ये एक बहुत ही खास बात है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, मतलब लोकल के वहां के जो लोग हैं वो वही प्रोडक्ट बनाएं और स्टेशन पे जाके बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप समझ लीजिए। बहुत ही तगड़ा रोजगार बढ़ेगा इससे। और बात किया जाए फार्मर को क्या मिला, किसानों को क्या मिला इसमें, तो वो अब समझते हैं कि किसानों को क्या मिला। किसानों के लिए डिजिटल फार्मर एक स्कीम चलाई गई जिसमें फार्मर को भी डिजिटल किया जाएगा। मतलब फार्मर का रिकॉर्ड, मतलब किसान जो है उनका रिकॉर्ड डिजिटल रखा जाएगा। वो कितनी बोरी खाद मतलब फर्टिलाइजर लेते हैं ये देखा जाएगा, कौन सी बीज बोते हैं ये देखा जाएगा, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। उनमें कितना खर्च आता है, कैसे कैसे, मतलब ये सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी। अब वहीं 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी दी जाएगी इस बार, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसमें 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। एग्रीकल्चर का जो लोन होता है वो 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, मतलब अब 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया जा सकेगा। 40 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 42 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ट्रांसपोर्ट पर 50% छूट होगी, मतलब 42 प्रकार के टाइप्स के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उस पे अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब यहां से वहां ले जाते हैं, उसमें आपको 50% की छूट दी जाएगी। ये सरकार द्वारा दी जाएगी आप सभी को। एमएसएमईज की बात की जाए, मतलब जो छोटे छोटे व्यापार होते थे, मतलब छोटे व्यापार की कैटेगरी में जो आते थे, लघु उद्योग, उनमें क्या किया गया कि 6000 करोड़ रुपए डायरेक्ट इन्वेस्ट किए जाएंगे लघु उद्योग में सरकार द्वारा। ये अच्छी चीज होती है, जो जिसके पास बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा नहीं है वो छोटे उद्योग खोलता है। तो अभी तक उसकी क्राइटेरिया जो थी वो 5.5 लाख रखी थी, मतलब जिसके बिजनेस की कैपिटल जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख से कम है वो लघु उद्योग हुआ करता था। अब क्या है कि 7.7 लाख जिसका बिजनेस इससे कम का कैपिटल है उसका जो है लघु उद्योग की क्राइटेरिया में वो आएगा। साथ ही 6000 करोड़ मैंने बताया ना कि एमएसएमई में खर्च होगा। बैंकिंग को क्या मिला कि बैंकिंग सेक्टर में क्या कुछ हुआ, स्टेट को 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब हर एक स्टेट को 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा कि आप बैंकिंग को सरवाइव करें। मतलब चाहे उससे वो कर्ज माफ कर दें, चाहे उससे वो ब्याज माफ कर दें, मतलब वो उनके स्टेट, मतलब हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनसे सेंटर से मतलब नहीं है। स्टेट जो करना चाहे कर सकता है। वहीं 37.7 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग पर खर्च किए जाएंगे, मतलब 37.7 लाख। इससे क्या होगा कि बैंक मजबूत होगा। 75 डिजिटल नए बैंक, मतलब नए डिजिटल बैंक मतलब स्थापित किए जाएंगे 75 पूरे देश में। इससे क्या होगा कि जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली ठीक होगा, मजबूत बनेगा। अब जो देश के युवाओं की सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या किया सर आपने, अब वो गिनाने की बारी है। 2025 में
2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था होगी। ऑप्टिकल फाइबर जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं, 2025 में सभी गांवों में, गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। 2022 चल रहा है, 3 साल में सभी गांव में पहुंच जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा मोदी जी द्वारा की गई है कि हम जो है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर, और जिसमें खर्च जो है 20,000 करोड़ रुपए का खर्च पिछले साल नेशनल हाईवे बनाने में किया गया, इस बार भी किया जाएगा। खासकर हिल एरिया में इस बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा डेवलप किया जाएगा। जो किनारे, बॉर्डर किनारे वाले गांव हैं, उनको देश से जोड़कर वहां लोगों को बसाकर उनके लिए काम किया जाएगा। हिल एरिया वाले में अभी तक टोल टैक्स नहीं पड़ता था, अब पीपीपी के साथ जुड़कर हिल एरिया जो हुआ करती थी वहां रोड बना के वहां भी टोल टैक्स लिया जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर काम किया जाएगा कि डायरेक्ट जो है विदेशों से हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट आए, इस पर काम किया जाएगा। 19,500 करोड़ का पीएलआई स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, मतलब 19,500 करोड़ रुपए का पीएलआई दिया जा चुका है। वहीं 5 लाख तक होम लोन, आप घर के लिए 5 लाख रुपए तक 0% इंटरेस्ट पर होम घर बनाने के लिए लोन फ्री ले सकते हैं। ये इस बार नया इसमें आया है। और हाँ, बस 650 करोड़ डीप ओशन मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है। तो ये कुछ बजट के खास जो मुद्दे थे, मेन पॉइंट्स जो थे, मैंने नोट करके आप सभी को बताया है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छी भी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।